कल आप लोग को एक थ्योरम बताया गया था, ठीक है। वो थ्योरम के लिए कहा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ आप प्रूफ कर रहे थे स्फेरिकल के लिए प्रूफ कर रहे थे। तो पहला पार्ट आपसे कहा गया था द बाइनॉर्मल ऑफ C1। बाइनॉर्मल ऑफ C1 का मतलब BI1 इज पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ C, इज पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ C दैट इज TI। और कहा गया था वाइस वर्सा, मतलब CI का टेंजेंट भी पैरेलल होगा किसके, बाइनॉर्मल के, मतलब BI के। ये फर्स्ट पार्ट था, हम लोग प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहा गया था थ्योरम के द बाइनॉर्मल ऑफ C1 का बाइनॉर्मल मतलब BI1 इज पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ C दैट इज TI। और फिर कहा गया था वाइस वर्सा, मतलब C1 का टेंजेंट पैरेलल होगा C के बाइनॉर्मल के। दूसरा पॉइंट है देयर प्रिंसिपल नॉर्मल्स आर पैरेलल। प्रिंसिपल नॉर्मल्स आर पैरेलल मतलब एक का प्रिंसिपल नॉर्मल है PI1, दूसरे का प्रिंसिपल नॉर्मल है PI। ये दोनों भी पैरेलल होंगे मतलब प्रोपोर्शनल होंगे और ऑपोजिट इन साइन होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब एक प्लस की तरफ होगा तो दूसरा माइनस की तरफ होगा। तीसरा आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कर्व्स, मतलब C और C1 के कर्वेचर का प्रोडक्ट दैट इज कप्पा इंटू कप्पा 1, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टॉर्शंस, बराबर होगा दोनों के टॉर्शंस के प्रोडक्ट के, मतलब टॉ इंटू टॉ 1। हम आपसे कहे थे कि हम अलग अलग पॉइंट नहीं डलवाएंगे, हम सारा प्रूफ एक साथ कराएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिला था, एक्सप्रेशन आया था TI1 इज इक्वल टू रो टा प्लस रो डैश सिग्मा डैश रो डैश प्लस सिग्मा रो डबल डैश, साथ में आया था BI, फिर आया था DS अपॉन DS1। इसको हम लोगों ने माना था इक्वेशन नंबर 2। आपसे कहा गया था कि अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो देखने में एकदम क्लियर हो जाएगा कि TI1 ये सब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल है किसके, BI के। TI1 प्रोपोर्शनल है BI के, ठीक है। लिखिए इसके नीचे से फ्रॉम इक्वेशन 2, इसके नीचे से लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 we observe that TI1 is parallel to BI, TI1 is parallel to BI, BI बाइनॉर्मल BI। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेने चल रहे हैं। देखिए अब हम जो आप लोगों को मैग्नीट्यूड लेना सिखा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल इसकी इम्पॉर्टेंस आपको MSc में पता चलेगी कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड लेने का क्या मतलब होता है। दरअसल अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको DS अपॉन DS1 का मान मिल जाएगा। या मोटा मोटी ऐसा समझिए कि अगर हम किसी इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमको उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मान मिल जाता है। कांस्टेंट टर्म हमारा ये है तो इसका मान मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। जब हमारे पास इक्वेशन टेंसर या वेक्टर के फॉर्मेट में होता है तो उस इक्वेशन का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेने से हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। चूँकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमको इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड लेना सिखा रहे हैं, ज़रा यहाँ देखिएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है TI1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का मैग्नीट्यूड रो टा प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस सिग्मा रो डबल डैश। BI का मैग्नीट्यूड ऑफ DS अपॉन DS1। इसको कहते हैं कि हमने दोनों पक्षों में मैग्नीट्यूड ले लिया। TI1 यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड लेने पर उसकी वैल्यू 1, BI भी
यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड लेने पर इसकी वैल्यू 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहे जो भी क्यों ना हो, मॉड से निकल करके पॉजिटिव, इसकी भी वैल्यू कुछ भी ना हो, मॉड से निकल करके पॉजिटिव। तो मोटा मोटी हमको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू रो ट प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस सिग्मा रो डबल डैश, इसलिए हमने मॉड हटा दिया है। इसकी वैल्यू 1 इंटू डी एस अपॉन डी एस 1। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर भेज दोगे आप तो आपको मिलेगा डी एस अपॉन डी एस 1 अपॉन डी एस, ये टर्म इधर आया, इज इक्वल टू रो ट प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस सिग्मा रो डबल डैश। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 3 का यूज 2 में कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप 3 का यूज 2 में करेंगे आपको मिलेगा Ti1 इज इक्वल टू, इस पूरे कांस्टेंट की जगह आएगा ds1 अपॉन ds, साथ में आएगा bi ds अपॉन ds1। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज दैट Ti1 इज इक्वल टू bi। Ti1 इज इक्वल टू bi। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी में चेंज करोगे तो मिलेगा Ti1 प्रोपोर्शनल टू bi। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू हमने 1 मान ली है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि Ti1 bi के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ी। फिर देखिए अगेन, इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 4। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एस वी गेट। हमेशा एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वापस से एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट कराइए, मिलेगा आपको, ये तो हमारा S1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, क्या मिलेगा, Ti1 d अपॉन ds1, बैलेंस करने के लिए ds1 अपॉन ds1 से ds1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, वापस से आएगा d बाई ds ऑफ Ti1 इज इक्वल टू d बाई ds ऑफ bi। दिस इम्प्लाइज दैट, मिल जाएगा आपको, ये आपको मिलेगा T डैश I1 इज इक्वल टू B डैश I, उधर जाएगा ds अपॉन ds1। ठीक है, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला लगवा दीजिए। T डैश I की वैल्यू होती है कप्पा PI, लेकिन ये 1 के रिस्पेक्ट में है तो कप्पा 1 PI1 इज इक्वल टू B डैश I की वैल्यू होती है माइनस ट PI, साथ में आएगा ds अपॉन ds1। इतने में कोई डाउट? दिस इम्प्लाइज दैट, इसको प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा PI1 PI में रिलेशन आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट PI1 इज इक्वल टू माइनस ट अपॉन कप्पा 1, साथ में मिलेगा PI इंटू ds अपॉन ds1। फिर वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे, प्रपोर्शन मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लेने चल रहे हैं। देखिएगा, इस इक्वेशन को मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। अगर आप इसको देख रहे हो तो इसको देखने से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि PI1 प्रोपोर्शनल है PI के। किसके प्रोपोर्शनल है, PI के। लिख दे रहे हैं इस बात को, इक्वेशन 5 shows that PI1 is parallel to PI। ठीक है,
अब फिर मैग्नीट्यूड ले लोगे आप तो आपको ये माइनस सिंबल दिखने लग जाएगा। लेने चल रहे हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट, मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको मिलेगा PI1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ट अपॉन कप्पा 1 का मैग्नीट्यूड, PI का मैग्नीट्यूड DS अपॉन DS1 का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, माइनस प्लस में कन्वर्ट्स ये DS अपॉन DS1। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ट अपॉन कप्पा 1 इंटू 1 इंटू DS अपॉन DS1। दिस इम्प्लाइज दैट DS1 अपॉन DS इज इक्वल टू ट अपॉन कप्पा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ले जा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 6। चलिए पुट किया जाए। यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, चलिए भाई पुट कराइए। जैसे ही पुट करेंगे आप, आपको मिल जाएगा PI1 इज इक्वल टू, माइनस था माइनस लिख दिया, ट अपॉन कप्पा 1 की जगह DS1 अपॉन DS, DS1 अपॉन DS, साथ में मिलेगा PI इंटू DS अपॉन DS1। ये टर्म इससे कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट PI1 इज इक्वल टू माइनस PI। ये इस बात को दिखाएगा कि PI1 पैरेलल है PI के या प्रोपोर्शनल है PI के, और ये दिखाएगा कि दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला टर्म हो गया। इसको भी हम एक नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 7 का। हमने ये पार्ट प्रूफ कर दिया और ये पार्ट प्रूफ कर दिया। अब बचा ये पार्ट और ये पार्ट, ये वाला खूब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बढ़े आगे, उतना लिखिए। इक्वेशन 2 तक मेरे ख्याल से लिखवा दिए। इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए। इक्वेशन 2 के नीचे एक लाइन लिखवाया होगा हमने आपको। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व दैट TI1 इज पैरेलल टू BI। ये लाइन हमने आपको लिखवाई है। लिखिए जितने लोग नहीं लिखे। इक्वेशन 2 यहाँ तक हमने कल करा दिया था आप लोगों को ना, 2 तक कराया था। 2 के नीचे से एक लाइन लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व दैट, we observe that TI1 is parallel to BI, TI1 is parallel to BI। हो गया, नीचे से लिखिए टेकिंग मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, on both side of equation 2 comma we get, पूरा उतार लीजिए, of equation 2 comma we get, यहाँ से उतारिए आप लोग और इक्वेशन 7 तक उतार डालिए। आज 7 बजे तक क्लास है। ठीक है अमृता, ठीक है ना आपका? सर ने बोला कि हम 2 घंटा LPP ही फिर पढ़ा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोर्स बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, कल आएंगे आप लोग कि परसों बुलाएं? मैम परसों बुलाइए, संडे है। मॉर्निंग में पढ़ा दें कि कल छुट्टी लेने का मन हो तो ले लीजिए, क्योंकि कई संडे से आप लोग आ रहे हैं, तो ये ना हो कि हम हर संडे आते हैं। ठीक है, क्योंकि आज भी 4 घंटा आप लोगों का हो गया है, जैसी इच्छा आप लोगों की।
छुट्टी का मन हो एकदम फ्रैंक बोलिए मैम छुट्टी चाहिए, मंडे को ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, मंडे को या कल ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आराम कभी नहीं है, फिर मैट्रिक स्पेस भागेगा, है ना। क्योंकि कई संडे आप लोगों का खिंचा गया इधर में। हमको तो डर ही लगा, मम्मी का दादी चले भी गए तो हमको नहीं जाना वाले घर और नहीं हम प्रूफ कैंसिल करेंगे तुम्हारी अफसोस कर रही है कैसे नाती का यार किसी को सब नंबर लगाया हुआ है ऐसे लगा। हम सर से बात करके कल के बारे में बताते हैं, अगर सर पढ़ाएंगे तब तो आइएगा, वरना हम भी मंडे को ही पढ़ा देंगे। आइए तो कम से कम तो 3-4 घंटा पढ़ के जाइए। यहाँ आ गई मतलब चेंज कर ली क्या? कहाँ ले ली पीजी? बलदेव प्लाजा के पास कौन सा पीजी है? नहीं वहाँ कौन सा पीजी है? हॉस्टल रूम है कहाँ पे? गांधी गली में? गांधी गली में तो कई सारे रूम हैं। उमराव के बगल में जो गली गई है वहीं ली है क्या? मेडिकल स्टोर के बगल में, गर्ग के ठीक सामने जो मेडिकल स्टोर गया है। हाँ उधर कई सारे हैं। वो ठीक है आपका, कम से कम सेंटर में रहेंगी। जैसे गोलघर का रूम क्या होता है ना, एकदम सेंटर वाला रहता है, उससे आपको कहीं पे भी ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होती, चाहे यूनिवर्सिटी जाइए चाहे कहीं पे भी जाइए, मतलब वो आपका बहुत पास पड़ता है। मेरे टाइम में मेरी भी एक फ्रेंड वहीं रहा करती थी, बहुत आराम था उसको, हम लेते हुए जाते थे। अच्छा लेकिन वो ठीक है, जैसे थोड़ा सेंटर में आ गई है ना तो आपके लिए भी आराम रहेगा। वहीं बगल में हमारी शॉप है, हम तो गए आपकी शॉप पे। योग माया मेडिकेयर, गर्ग हॉस्पिटल के ठीक सामने जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मित्रा कैफ़े देखेंगे? कैफ़े मित्रा, अच्छा बच्चों की चर्चित जगह थी वो, उसी के पीछे दुकान है। अब तो कैफ़े मित्रा बंद हो गया। अंकल हमको कहीं दिख ही नहीं रहा था आपका बोर्ड, पीछे कॉल किए थे सर के पास तो आया कर आप ही कॉल कर दिखे यहाँ पर पीछे है। दरअसल होलसेल का काम है ना, पूरा रिटेल का काम है, होलसेल ज़्यादा है तो पीछे जगह मिल जाती है गोडाउन वगैरह की। वैसे आप बिल्डिंग में किसी से भी वहाँ पूछ सकती हैं, पूरे गली में ही वो फेमस है योग माया मेडिकेयर। पूछे ना ऊपर हमको नहीं पता कहाँ। वहाँ का नहीं होगा तब। हाँ इक्वेशन 7 तक पूरा नोट डाउन कर लीजिए। 2 रिलेशन हम लोग को मिल गया है, बचे हुए 2 रिलेशन को आप फाइंड आउट करेंगे।
हो गया 7 तक, तबीयत ठीक है आपकी? हो गया भाई? फिर लिखिए इक्वेशन 7 के नीचे से लिखिए बोले। हो गया दीपांजलि? काजल? लिखिए इक्वेशन 7 shows that principal normal of C1 is parallel to principal normal of C such that they are opposite in direction to each other. हो गया? अब एक काम करिए, अब जो फर्स्ट रिलेशन आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है आपका BI1 इज प्रोपोर्शनल टू TI, देख रहे हैं आप लोग? BI1 जरा ऑब्जर्व करिएगा, BI1 TI1 या TI1 PI1 का क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड बताए थे। अगर ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ले लें तो BI1 मिल जाएगा, ठीक है, और BI और PI को ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ले लें तो TI मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड में बताया था तीसरा वाला मिलता है, याद आ रहा है? लिखिए नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 4 and 7, नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 4 and 7, cross product of equation 4 and 7, comma we have, चलिए सबसे पहले इसका और उसका ले रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताए थे एप्सिलॉन i j के TI1, दूसरा है PI1 और आपको पता जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक पे J कर देते हैं और एक पे K कर देते हैं। दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन i j k, यहाँ लिखा है BI और वहाँ लिखा है माइनस PI। जरा मेरे लिखने का तरीका आप लोग देखिएगा, पहले TI1 था तो इसीलिए पहले BI लिखे हैं, फिर PI1 था इसीलिए बाद में PI लिखे। ये काम मत करिएगा, लाओ पहले उसको लिख दें फिर इसको लिख दें, इसका और उसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसके एलिमेंट पहले आएंगे उसके एलिमेंट बाद में आएंगे, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट चेंज होने पर नेगेटिव साइन आता है। इसलिए बहुत ढंग से अगर आप इसको पहले लिख रहे हो तो इसको पहले लिख रहे हो तो इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में लिख रहे हो तो इसको बाद में लिखोगे, ठीक है। इसके भी इंडेक्स चेंज करिए, पहले वाले का इंडेक्स J, दूसरे वाले का इंडेक्स K। दिस इम्प्लाइज, बोलिए TPB क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा B1I, ठीक। इसको देखिए BP, गलत हो गया, पहले P आता है फिर B आता है, ये प्रोसीजर होता है आपका, पहले T P B, अगर T और P होते हैं तो B आता है, B और T होते हैं तो P आता है, T और P होते हैं तो B आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है B और P, साइन चेंज हो गया,
कैसा साइन आएगा, माइनस, एक तो माइनस पहले से, दूसरा माइनस आएगा, माइनस टी आई, माइनस माइनस मिल करके प्लस BI1 इज इक्वल टू TI। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8, जो इस बात को दिखाएगा कि BI1 पैरेलल है किसके, TI के। पैरेलल में प्रोपोर्शनलिटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि बराबर में कांस्टेंट का मान 1 होता है ना। उतारिए। कुछ दिन पहले कुछ एग्जाम्पल दिए थे, पढ़े बड़े थे आप लोग कि एग्जाम्पल बुक में ही रह करके अमर हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचा है आपका, जो होमवर्क दिए थे लेकिन हुआ नहीं था, लेकिन हम एक दिन बैठ के सोच रहे थे कौन सा क्वेश्चन है, तो हमको याद नहीं आया। एक जनी हमको ग्रुप में ज़रा क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो हम उसका सल्यूशन भेज देंगे, हमको एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। भेजी थी क्या आप? कल भेजी हैं, एक बार भेज दीजिएगा। दरअसल रात में फुर्सत मिलती है 10 बजे के बाद देखने की, भेज दीजिएगा, हम 10 बजे के बाद देख लेंगे। हो गया 8th तक। लिखिए, लिखिए विच शोज दैट BI1 is parallel to TI, which shows that BI1 is parallel to TI, which shows that BI1 is parallel to TI। ठीक है, ये 3 रिलेशन प्रूफ हो गए। अब बस ये वाला प्रूफ करना है, कप्पा कप्पा 1 इज इक्वल टू ट 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नीचे से लिखिए, दस वी ऑब्जर्व दैट, देखिए क्या लिखवा रहे हैं यहाँ, देखिए इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि C1 का टेंजेंट, C1 का प्रिंसिपल नॉर्मल और C1 का बाई नॉर्मल प्रोपोर्शनल होगा C के बाई नॉर्मल के, प्रिंसिपल नॉर्मल के और टेंजेंट के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिखिए, दस वी ऑब्जर्व दैट कॉमा टेंजेंट कॉमा बाई नॉर्मल, टेंजेंट कॉमा बाई नॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ C1 are parallel to binormal comma tangent, binormal comma tangent and principal normal to C and principal normal to C respectively। C respectively हो गया। नेक्स्ट रिलेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लिखिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 8, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 8 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू S कॉमा वी हैव with respect to S कॉमा वी हैव, चलिए देखिए 8 को रिस्पेक्ट कर रहे हैं S के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, S1 के। आएगा DBI1 अपॉन DS1, DS1 अपॉन DS इज इक्वल टू DTI बाई DS। कोई दिक्कत? ठीक है, इतने में
अर्पिता ठीक है? ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं B डैश I1 इज इक्वल टू T डैश I ds अपॉन ds1, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, माइनस माइनस टा1 PI1 इज इक्वल टू कप्पा PI ds अपॉन ds1, इक्वेशन नंबर 9। फिर देखिए, यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 9 कॉमा वी गेट, पुट करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस टा1 PI1 की जगह माइनस PI इज इक्वल टू कप्पा PI ds अपॉन ds1। समझदार व्यक्ति इसको काट देंगे, लेकिन हम काटेंगे नहीं, हमें एक तरफ इस सबको ट्रांसफ़र कर देंगे और कहेंगे PI का मान 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। फिलहाल हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं तो आप लोग काटिए, पीटिएगा मत एग्जाम में। दिस इम्प्लाइज दैट, मिलेगा आपको टा1 इज इक्वल टू कप्पा ds अपॉन ds1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर देखिए, इक्वेशन नंबर 6 ds1 अपॉन ds का मान हमारे पास है, यहाँ लाके पुट कर दीजिए। काटे नहीं है, बताए हैं डायरेक्टली स्टेप, है ना। एक तरफ के हम कर ही दे, पता नहीं आप लोग काट पिट देंगे तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए ट्रांसफ़र कराइए। दिस इम्प्लाइज दैट, PI को एक तरफ ट्रांसफ़र करा के कॉमन निकाल दिया, PI कॉमन निकलेगा तो मिलेगा कप्पा ds अपॉन ds1, उधर जाएगा माइनस टा1 इज इक्वल टू 0। ठीक है अर्पिता? दिस इम्प्लाइज दैट, मिलेगा आपको कप्पा ds अपॉन ds1 माइनस टा1 इज इक्वल टू 0। रीज़न क्या है कि PI कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हम कप्पा ds अपॉन ds1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? टा1। अब यूज़ कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 6 इन अबव कॉमा वी गेट, आप यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा कप्पा ds अपॉन ds1 की जगह कप्पा 1 अपॉन टा इज इक्वल टू टा1। दिस इम्प्लाइज कप्पा 1 इज इक्वल टू टा1। ठीक है भाई, उतार डालिए। क्या कुछ लिखे विखे हैं? यहाँ से उतारिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए और आपको एनवलप इवल्यूट की कम से कम हम डेफिनेशन लिखवा करके भेजें। ठीक है? LPP में मेरे ख्याल से आज LPP ख़त्म हो जाएगा आपका। गेम थियरी LPP ख़त्म, 2 चैप्टर ख़त्म। क्या क्या बचेगा? कॉन्वेक्स सेट्स और सिंप्लेक्स मेथड और कितने चैप्टर हैं इसमें? नहीं 7-8 नहीं है। डायनेमिक्स ख़त्म हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। मैकेनिक्स छोटा है, बुक है ना, सब ख़त्म हो जाएगा।
LPP पूरा ख़त्म हो गया ना आपका, 2 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह बता दिए सर। गेम थियरी ख़त्म, 4 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये 2 चैप्टर है आपका। सिंप्लेक्स मेथड तीसरा चैप्टर है, बस 3 चैप्टर बचा है, जिसमें से आपका ये तीनों एक एक क्वेश्चन कंटेन करता है। 4 3 7 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 3 2 5, हाँ 2 2 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का गेम, 2 क्वेश्चन गेम थियरी ख़त्म, 2 क्वेश्चन आपका LPP ख़त्म। LPP आपका सेक्शन ए है, गेम थियरी सेक्शन बी है, तो 2 क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद है आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम 1 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 1 क्वेश्चन। ये दोनों आपका बहुत छोटा चैप्टर है, दोनों ख़त्म हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, 6 क्वेश्चन। उसके बाद है आपका सिंप्लेक्स मेथड और डुअलिटी इन लीनियर, एक एक क्वेश्चन। कहाँ जाता है, 4 क्वेश्चन आप पढ़ चुके, 4 और पढ़ना है। आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, आधे से आधा और बचा है। चलिए, जो बड़े चैप्टर थे गेम थियरी और LPP वो ख़त्म, अब शांति है, अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका सिंप्लेक्स मेथड में 2-3 मेथड है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। सब हो जाएगा, क्या है, एक दिन बैठा के बुला लेंगे, बैठिए बस 6-7 घंटा, सब हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नीचे से लिखिए, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स, hence the product of curvatures at corresponding points of the curve C and C1 of the curve C and C1 is equal to the product of torsions at these points. हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लगाइए, इंपॉर्टेंट। A necessary and sufficient condition that a curve be spherical कर्व के स्पेरिकल होने की कंडीशन, मतलब स्पेरिकल कर्व की बात कर रहा है। दैट अ कर्व बी स्पेरिकल इज दैट रो अपॉन सिग्मा प्लस डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में आप मान लेंगे कि कर्व आपका स्पेरिकल है, मतलब स्पेरिकल कर्व के लिए आपके बताए थे कि कोई भी कर्व स्पेरिकल तब कहलाता है जब एक तो वो स्पेयर के सरफेस पे हो, दूसरा वो स्पेयर क्या हो, ऑस्कुलेटिंग स्पेयर हो विथ कांस्टेंट रेडियस। ठीक है, स्पेरिकल कर्व का मतलब कर्व स्पेयर के ऊपर, मतलब गेंद के ऊपर बनने वाला कर्व, वो गेंद कैसी हो, ऑस्कुलेटिंग स्पेयर, जिसकी रेडियस क्या हो, कांस्टेंट हो। ये पूरा बताए थे आपको। तो पहले केस में हम मान लेंगे कि हमारा जो कर्व है वो स्पेरिकल है, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, और दूसरे केस में मान लेंगे ये कंडीशन होल्ड हो रही है और कर्व को स्पेरिकल कर्व प्रूफ करेंगे। ठीक है, लिखिए, प्रूफ में लिखिए नेसेसरी कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा हम क्या समझा रहे हैं। यहाँ देखिए,
नेसेसरी कंडीशन में हम मान लेंगे कि कर्व हमारा स्पेरिकल कर्व है। स्पेरिकल कर्व का मतलब स्पेयर के ऊपर बनने वाला कर्व। स्पेयर कैसा होगा? ऑस्कुलेटिंग स्पेयर जिसकी रेडियस कांस्टेंट होगी। ऑस्कुलेटिंग स्पेयर की रेडियस क्या होती है? अरे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, कुछ नहीं याद है, प्लस सिग्मा रो डैश। ये कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर स्पेरिकल कर्व है तो स्पेयर के ऊपर का कर्व, स्पेयर कैसा होगा? ऑस्कुलेटिंग स्पेयर। और ऑस्कुलेटिंग स्पेयर की रेडियस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। यही ऑस्कुलेटिंग स्पेयर की रेडियस है। ये कैसी हो गई? कांस्टेंट। और सर्किल में ये हट जाता है, तभी आपको मिलता है आर इज इक्वल टू रो। ठीक है, चलिए लिखिए नेसेसरी कंडीशन, लिखिए लेट अस कंसीडर द कर्व बी स्पेरिकल। लेट अस कंसीडर द कर्व बी स्पेरिकल, फुल स्टॉप, देयरफॉर हाँ ये लिखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हो गया। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ दिख भी रहा है कि ये प्रूफ करना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एस के। दूसरी बार डैश आया है तो भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एस के। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट। कराइए। छोड़ दीजिए, इसको करिए। रो स्क्वायर का 2 रो को करेंगे तो रो डैश, प्लस 2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक, और उसके बाद t को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d बाई डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश। ठीक है अभिषेक, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 रो डैश को बाहर कर दीजिए, बाहर हो गया, बचेगा रो प्लस सिग्मा डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। आपको पता है 2 भी 0 के बराबर नहीं होता है, रो डैश भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर रो डैश 0 के बराबर हो गया तो रो कांस्टेंट होगा, जबकि रो कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों कांस्टेंट नहीं होता वो भी आपको बताए हैं। C1 तभी मिलेगा जब अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे। अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं मतलब रो इज नॉट कांस्टेंट। सिंस 2 रो डैश विल नेवर इक्वल टू 0, दिस implies that रो प्लस सिग्मा डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। सिग्मा से डिवाइड कर दीजिए, रो अपॉन सिग्मा प्लस डी बाई डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, उतारिए।
हो गया भाई, आगे बढ़े। लिखिए सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। सफिशिएंट कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू मानेंगे, ठीक है अमृता, देखिए ये कंडीशन ट्रू मानेंगे। भावना, इस कंडीशन से ये कंडीशन लिख सकते हैं रो का सिग्मा का मल्टीप्लाई करके, चूंकि 2 रो डैश कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो 2 रो डैश का दोनों पक्ष में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आया, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो बस यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देंगे, इंटीग्रेटिंग एबव कॉमा वी गेट। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, और ये चीज़ मिलने के बाद आप लिख दोगे दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और रेडियस कांस्टेंट है तो कर्व कैसा होगा, स्फेरिकल कर्व। तो यहाँ से ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन लिखेंगे उल्टा, ठीक है। लिखिए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन लिखिए लेट अस कंसीडर द गिवन रिलेशन इज let us consider the given relation is, यहाँ से उतारना शुरू करिए। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, नीचे से ऊपर चले जाइए। हो गया भाई, नीचे से लिखिए हेंस द कर्व इज स्फेरिकल। हेंस द कर्व इज स्फेरिकल। हो गया, समझ में आया थ्योरम ये। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, इफ द रेडियस ऑफ, बस एकदम लास्ट पे ही आप चल रहे हैं, समझिए यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इन्वॉल्यूट इवॉल्यूट एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है उसको पढ़ाना की है कोर्स में। तो फिर एक दूसरा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपका जो सबसे आखिरी चैप्टर है इस किताब का वो भी यही है, इन्वॉल्यूट और इवॉल्यूट, तो वो इसी में मर्ज हो जाता है, तो वहाँ बहुत नहीं पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, if the radius of spherical curvature is constant, then prove that the curve is either lies, then prove that
द कर्व इज आइदर लाइज ऑन द स्पेयर or has constant curvature और has constant curvature। मतलब अब आप लोग ना कोरोलरीज पढ़ रहे हैं। कोरोलरीज क्या होता है? किसी मेन थ्योरम पे बेस्ड जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम लोग कोरोलरीज कहते हैं। तो ये जो हम लिखवा रहे हैं ये कोरोलरीज ही लिखवा रहे हैं, मतलब ये मेन रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट को हम लोग कुछ कुछ करके रिड्यूस कर रहे हैं। कोरोलरी लिखवाते तो शायद आप इग्नोर करके आगे पढ़ जाते, थ्योरम लिखवाएंगे तो झक मार के पढ़ेंगे, इसलिए हम थ्योरम डाल के लिखवा दिए है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ स्पेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यही रेडियस है स्पेरिकल कर्वेचर की। कह रहा है अगर ये कांस्टेंट है तो सिद्ध करिए कि या तो कर्व स्पेयर पे लाई करेगा, या तो कर्व स्पेयर पे लाई करेगा मतलब स्पेरिकल कर्व होगा, ठीक, या उसका कर्वेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए ये है, उससे ये रिजल्ट मिला, ठीक है मुकेश, डिफ्रेंशिएट किए, ये रिजल्ट आया, बस अब यहीं पे रुक जाइए। यहां से, अरे यार गलती से मिटा दिए, चलिए, दिस इम्प्लाइज 2 रो डैश, ब्रैकेट में मिलेगा रो प्लस सिग्मा अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना। दो केस यहीं से हम बना लेंगे, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। केस 1, इफ रो प्लस सिग्मा डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हुआ तो इससे डिवाइड करिए, ठीक है। अभी जस्ट इस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो कर्व हमारा स्पेरिकल कर्व होता है, मतलब कर्व कहाँ लाई करता है? स्पेयर पे। विच इज द कंडीशन, विच इज द कंडीशन फॉर a curve to be lies on the surface of sphere। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। केस 2, केस 2 कहता है कि मान लीजिए इफ का यूज किया है तो इफ 2 रो डैश इज इक्वल टू 0, this implies that rho dash is equal to 0, this implies that d rho by ds is equal to 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ मिलेगा रो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में एक कांस्टेंट, दिस इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उसका कर्वेचर को कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, विच शोज दैट द कर्वेचर इज कांस्टेंट। इजी है ना? चलिए पढ़ लीजिएगा, कर्वेचर इज है, हाँ अभी हम लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, लेकिन लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय, लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय चलिए ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, ऊपर वाली दोनों लाइन लिखिए।
हो गई ऊपर वाली दोनों लाइन, आगे बढ़ी। डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to s comma we have, पूरा उतार लीजिए। हमको ध्यान रह रहा है एक बार हम आप लोगों को x ट्रिपल डैश आई निकाल करके उसका डॉट प्रोडक्ट लेना सिखाए थे, मतलब होमवर्क दिए थे लेकिन हमको याद है हमने क्लास में डिस्कस किया था। ध्यान आ रहा है? चलिए ध्यान आ गया। लगातार पढ़ाई करने से यही होता है, मतलब अगर कोई चैप्टर लगातार चल के ख़त्म किया तो यही होता है, अरे वो पढ़ाए थे याद है। और अगर हफ्ते में 2 दिन आता है लेक्चर तो आप लोग एकदम उसकी ना बैंड बजा देते हैं, क्या पढ़ाए थे क्या हुआ कुछ नहीं याद रहता है। ऐसे कम से कम ये तो रहता ना, हाँ कुछ याद है, दिमाग में जहन में है। इसीलिए हमको पर्सनली एक चैप्टर एक साथ ख़त्म करना ज़्यादा समझ में आता है। जब उसमें गैप हो जाता है ना तो वो चीज़ एकदम भूल जाती है, ह्यूमन नेचर होता है। नहीं ठीक बात है, इसीलिए हम बोले ना कि वो ज़रूरत भी नहीं है सब याद रखने की। एक चैप्टर जब एक साथ ख़त्म होता है तो इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ने का, भूलता नहीं है। बहुत दिन बाद उठाइए तो लगता है याद ही नहीं आ रहा है कुछ, ख़त्म कहानी। अब होगा परसों मैट्रिक स्पेस में, है ना, शुरू करेंगे कॉम्पैक्टनेस, तब होगा। हो गया भाई, आगे बढ़े। अंत तक नोट कर लिया ना, विच शोज दैट कर्वेचर इज कांस्टेंट, ये सब हो गया ना नोट। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लिखिए, बोले मुकेश। बोले बेटा, हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, वो भी कोरोलरी ही है, इसी पे बेस्ड है, 5-7 लाइन की है ना। लिखा गया मुकेश? लिखिए नेक्स्ट। फॉर स्पेरिकल कर्व प्रूव दैट, for spherical curve prove that rho plus d2 rho upon d psi square is equal to 0. For spherical curve prove that rho plus d2 rho upon d psi square is equal to 0. Where psi is such that, where psi is such that
where psi is such that d psi is equal to t ds. d psi is equal to t ds. कह रहा है कि स्पेरिकल कर्व के लिए आप लोग ये चीज़ प्रूफ करिए जबकि ये इस रिलेशन से कंबाइंड है, ठीक है। मतलब हमको ये दिया कि फलानी चीज़ स्पेरिकल कर्व है, ये रिलेशन दिया है और हमको ये प्रूफ करना है। अगर कोई भी कर्व स्पेरिकल कर्व होता है तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अभी हम लोग ने दो थ्योरम में ये बात पढ़ ली, एक कोरोलरी में और एक मेन थ्योरम में, ठीक है। लिखिए प्रूफ में, देखिए since we know that if a given curve is spherical curve, if the given curve is spherical curve, then अगर हमारा कर्व स्पेरिकल कर्व है तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देन नीचे से लिखिए रो अपॉन सिग्मा प्लस डी बाई डी एस सिग्मा रो डैश इज इक्वल टू 0। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट रो 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू ट, 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू ट, ठीक, प्लस डी बाई डी एस रो डैश सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन ट इज इक्वल टू 0। सबको ट में इसलिए चेंज किया क्योंकि ये रिलेशन ट में है। दिस इम्प्लाइज दैट रो ट प्लस डी बाई डी एस ब्रैकेट में देखिएगा रो डैश का मतलब होता है डी रो बाई डी एस, है ना। रो डैश का मतलब डी रो बाई डी एस, क्या बच्चा, वेरी गुड, 1 अपॉन ट। देखिए सिंस डी साई इज इक्वल टू ट डी एस, this implies 1 upon t is equal to ds upon d psi। तो 1 upon t की जगह हम लिखेंगे ds upon d psi is equal to 0, ठीक है। अभी ठीक, अब देखिए मिलेगा अब हम लोग को this implies that रो ट डी एस से डी एस कैंसिल, डी बाई डी एस साथ में आएगा डी रो बाई डी साई इज इक्वल टू, इसको देखिए d2 रो अपॉन डी साई स्क्वायर, मतलब रो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, साई के, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट रो ट, ध्यान दीजिएगा ये साई बनाना है क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, साई के। तो d अपॉन डी साई ब्रैकेट वाला टर्म इंटू डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू, कट जाएगा, वापस से d बाई डी एस मिल जाएगा। ब्रैकेट वाले टर्म को लिख रहे हैं डी रो बाई डी साई। दिस इम्प्लाइज रो ट प्लस d2 रो बाई डी साई स्क्वायर और डी एस बाई डी साई की वैल्यू 1 अपॉन ट, तो डी साई बाई डी एस की वैल्यू ट इज इक्वल टू 0। सिंस डी साई इज इक्वल टू ट डी एस ये दिया है, दिस इम्प्लाइज डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू ट, ठीक है। ट को कॉमन ले लीजिए, ट को कॉमन ले लोगे आप तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट ट ब्रैकेट में आएगा रो प्लस d2 साई रो बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस ट 0 के बराबर नहीं है
दिस इम्प्लाइज दैट रो प्लस d2 रो बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। उतार लीजिए। कहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, ठीक। एक्सक्यूज मी, यहीं से उतार रहे होंगे ना? उतार लीजिए। एक्सक्यूज मी। एक चैप्टर था आप लोग में, ध्यान से सुनिएगा। मतलब इस साल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेट्रिक स्पेस से बेसिस हटा दिया गया है। बेसिस हटा नहीं है, जो सिलेबस दिया है वो अगले साल का है, पहली बात। और बेसिस हटा नहीं है, तो ये सोच करके किसी की बात में आके कि बेसिस हट गया है, छोड़ के मत जाइएगा। बहुत से कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा नहीं रहे बेसिस, ये कह करके कि नहीं सब है, सब है। इसलिए कभी भी ये मूर्खता में कि सामने वाला कह रहा है तो हम छोड़ के चले गए, ये काम मत करिएगा। एक तो उस पर 21-22 है, और 21-22 का ना अभी कोई प्रावधान नहीं आया है कि ऐसा कुछ है। इस साल सब चीज़ें इतनी डिस्टर्ब चल रही हैं कि हर जगह पढ़ाया जा रहा है। पूरा पेपर यूनिवर्सिटी से बनता है, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या नहीं भी पढ़ाया जा रहा है तब भी आपको पढ़ के जाना है ना। जो लोग कह रहे हैं डेट काइंड्स हटा दिया गया है, सबसे बड़े बेवकूफ़ है। क्वेश्चन आएगा हर हाल में। अरे डेट काइंड जान है, कैसे हटा देगा डेट काइंड्स थ्योरी? उसमें कुछ है भी उसके अलावा, डेट काइंड्स के अलावा। डेट काइंड्स है, स्टेलजेस इंटीग्रेशन, बस सही 2 मेन चैप्टर है और कुछ नहीं है, सब बकवास भरा पड़ा है। हो गया भाई, होमवर्क लेके जाइए, बहुत दिन से नहीं लिए हैं। बोले एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो हम बोल दे रहे हैं। स्पेरिकल कर्वेचर पे है, ठीक है। बुक में देखिएगा, स्पेरिकल कर्वेचर पे एग्जाम्पल 2 है। आपको प्रूफ करना है कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू रो टू द पावर 4 सिग्मा स्क्वायर x ट्रिपल डैश आई। x ट्रिपल डैश आई हम करवा चुके हैं ये पहले, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया इसका। हमने करवाया था आपको x ट्रिपल डैश आई डॉट x ट्रिपल डैश आई का मान निकलवाए थे, है ना। उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्कुल वही प्रूफ है। बस आपको यहाँ प्रूफ करना है R स्क्वायर इज इक्वल टू रो पे पावर 4 सिग्मा स्क्वायर x ट्रिपल डैश आई माइनस सिग्मा स्क्वायर। तो क्या करिएगा, पहले इसी का मान निकालिएगा, RHS में ले जा करके पुट कर दीजिएगा, LHS अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2, पढ़िएगा, याद से कॉपी में कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा है, इसी के ऊपर है, ठीक है। हाँ 2, 3, 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में प्रूफ करना है। और एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है स्पेरिकल कर्वेचर की रेडियस निकालनी है, जबकि कर्व का इक्वेशन दिया गया है, सर्कुलर हेलिक्स दिया गया है। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में x.1 x.1 s.s निकलवा करके कप्पा निकाला है। जब कप्पा आ गया मतलब कर्वेचर आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफ्रेंशिएट करने पर कांस्टेंट आ गई तो वो स्पेरिकल कर्वेचर बन जाएगा।
बुक खोल करके ढंग से ये तीनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 3 4 कर लीजिएगा। हम क्लास में करके दिखाए थे। किसकी वैल्यू? एक्स ट्रिपल डैश आई की वैल्यू नेगेटिव आई थी। नहीं, हम ये अगले दिन क्लास में निकलवाए थे। अगर एक्स ट्रिपल डैश की इधर देखिए बेटा, अगर एक्स ट्रिपल डैश की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तब भी डॉट प्रोडक्ट लेने पे पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि बताए थे ए आई माइनस बी जे। यहाँ देखिए ए आई, क्यों अमृता? ए आई माइनस बी जे का डॉट प्रोडक्ट ए आई माइनस बी जे से लेते हो आप तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बताए थे क्लास में बनता है। नहीं, नेगेटिव आएगा, ये देखिए नेगेटिव आया भी है लेकिन डॉट प्रोडक्ट लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अरे अभी पढ़िए, अभी ले लेंगे, अभी पढ़िए, अभी क्लास नहीं ख़त्म हुआ है। नहीं, क्यों ख़त्म हो गया भाई? ठीक है, आगे बढ़ी। ये तीनों एग्जाम्पल कर लीजिएगा, है ना। हेडलाइन डालिए इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट। नेक्स्ट हेडलाइन है इस चैप्टर की लास्ट हेडलाइन, एग्जाम्पल 2 3 4। बुक लाई है क्या? अरे पेज नंबर बोल दीजिए सबों को। इन्वोल्यूट और इवोल्यूट खोलिए, उसी के पहले दिया होगा ये। नहीं वो बताएंगी ना, पेज नंबर 120 पे है भाई, फिर ये मत कहिएगा मिला नहीं, है ना। 120 पे एग्जाम्पल 2 3 4। नेक्स्ट हेडलाइन इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट। इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट। चलिए अब इसको सुनिए। आप लोगों ने अभी जो आर्टिकल पढ़ा उसके अंत तक में 2 तरीके के कर्व आपने पढ़ लिए, एक सी पढ़ लिया, एक C1 पढ़ लिया, है ना। सी आपका मेन कर्व होता था, उस सी के किसी एक पॉइंट पर अगर आप ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल या ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर ड्रॉ करते थे तो उसके सेंटर का जो लोकस होता था उससे बनने वाला कर्व क्या होता था? C1। ये क्लियर है? C मेन कर्व, C1 इज द कर्व ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द लोकस ऑफ सेंटर C ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल या ऑस्क्यूलेटिंग स्फीयर। कर्व C के किसी भी पॉइंट पर ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल या स्फीयर बनाइए, उसके सेंटर का लोकस जो है वो C1 को बनाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए C और C1 के पॉइंट्स के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस है। 1-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है? मतलब वो 1-1 और ऑन्टो मैपिंग हो, 1-1 और ऑन्टो मैपिंग हो। 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब 1-1 और ऑन्टो। तब होता क्या है, जब ये कंडीशन होल्ड होगी तब की बात कर रहे हैं। जब आप कर्व C के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब TI, तो उस कंडीशन में कर्व C1 के उस पॉइंट पर जो इससे करस्पॉन्ड करता है, क्या है, C और C1 के पॉइंट्स के बीच में करस्पॉन्डेंस होता है। कैसा करस्पॉन्डेंस? 1-1 करस्पॉन्डेंस। तो हमने कर्व C के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। चूंकि इसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिलना ही मिलना है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, 1-1 करस्पॉन्डेंस। और अगर हम उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं TI1, तो उसके बीच में 90 का रिलेशन पाया जाता है।
कर्व सी और C1 के पॉइंट्स के बीच में यदि 1-1 करस्पॉन्डेंस हो तो हम कर्व सी के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कर्व C1 के उस पॉइंट पे जो इससे करस्पॉन्ड करता है पे टेंजेंट ड्रॉ करने पर दोनों पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। इस कंडीशन में इस कर्व को बोलते हैं इवोल्यूट और इस कर्व को बोलते हैं इनवोल्यूट। बस यही है। क्या हुआ? C और C1 के पॉइंट के बीच में क्या पाया गया? सबसे पहले 1-1 करस्पॉन्डेंस। जब कोई आपसे इनवोल्यूट या इवोल्यूट पूछे तो सबसे पहले कहिए कि हम दो प्रकार के कर्व जानते हैं, एक C और एक C1। C हमारा मेन कर्व होता है, C1 ऑस्कुलेटिंग सर्किल या स्फीयर के सेंटर का लोकस होता है। ठीक, C और C1 के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस पाया जाता है। जब हम कर्व C के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो C1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट इस टेंजेंट से कितने का एंगल बनाता है? 90। ऐसी स्थिति में C को इवोल्यूट ABCDE FGHI, पहले कौन आता है? E। पहले कौन आता है? E। बाद में क्या आता है? I। तो पहले वाले कर्व को इवोल्यूट, बाद वाले कर्व को इनवोल्यूट कहते हैं। ठीक है, कर्व C1 के पॉइंट से करस्पॉन्ड करता है। C के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट C1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाता है। ऐसी स्थिति में C को इवोल्यूट, C1 को इनवोल्यूट कहते हैं। ठीक है, लिखिए। पहली चीज़, इनवोल्यूट और इवोल्यूट तभी मिलेंगे जब C और C1 के पॉइंट्स के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस होगा तब तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहले चेक करना आपको पड़ेगा कि C और C1 जो कर्व आपको दो मिले हैं उनके बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं। अगर है तब तो इनवोल्यूट और इवोल्यूट की बात करिए, अदरवाइज इनवोल्यूट और इवोल्यूट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, लिखिए। इफ देयर इज 1-1 करस्पॉन्डेंस, if there is 1-1 correspondence, if there is 1-1 correspondence between the points of two curves, between the points of two curves C and C1, C and C1 such that tangent at any point of C, tangent at any point of C is perpendicular to the, is perpendicular to the tangent at corresponding point of C1, tangent at corresponding point of C1, then C1 is called, इनवोल्यूट ऑफ कर्व C। इनवोल्यूट याद करने का तरीका वही ABCD से याद रखिएगा। C पहले आता है तो C में E और C1 बाद में आता है, इसलिए C1 में I। लिखते समय बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो C1 को इनवोल्यूट कहेंगे और C को इवोल्यूट कहेंगे। C1 is called involute of curve C and C is called evolute of curve C1, evolute of curve C1। डायग्राम बनाइए।
बन गया, हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स थ्योरम्स करने चल रहे हैं हम लोग। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन the necessary and sufficient condition that a curve B helix is that epsilon I j k x double dash I x triple dash j x पे पावर 4 dash k is equal to epsilon I j k x dash I x double dash j x triple dash k इज इक्वल टू कर्वेचर पे पावर 5 डी बाई डी एस ऑफ ट अपॉन कप्पा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, लॉन्ग में आता है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो x डैश आई, x डबल डैश आई, x ट्रिपल डैश आई, x पे पावर 4 डैश k, मतलब इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। वैल्यूज़ निकालने के बाद पहले तो ये रिलेशन प्रूफ करना होगा। ये रिलेशन प्रूफ करने के बाद नेसेसरी और सफिशिएंट पे बात करेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द कर्व बी हेलिक्स। आपको पता है कि कर्व हेलिक्स होता है तो उसके लिए कप्पा अपॉन टा कांस्टेंट होता है। अगर कप्पा अपॉन टा कांस्टेंट हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आगे लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ से यहाँ तक वाला प्रूफ करना। ठीक है, अगर हेलिक्स होगा तो टाउ अपॉन कप्पा कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। और अगर टाउ अपॉन कप्पा का डेरिवेटिव 0 होगा तो कप्पा अपॉन टा या टाउ अपॉन कप्पा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हेलिक्स बन जाएगा। तो नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ नहीं है, ये ज़्यादा टफ है प्रूफ करना। पहले ये रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। लिखिए, सिंस वी नो दैट, प्रूफ में लिखिए, सिंस वी नो दैट, छोड़ दीजिए अब यहाँ देखिए, x डैश आई का मतलब होता है डी एक्स आई बाई डी एस। डी एक्स आई बाई डी एस का मतलब टी आई। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट, ब्लैक बोर्ड पे देखते चलिए, x डबल डैश आई का मतलब टी डैश आई। टी डैश आई का मतलब होता है टी डैश आई इज इक्वल टू कप्पा पी आई, इक्वेशन नंबर 2। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू, कराइए भाई, एक्स ट्रिपल डैश आई का मतलब हो जाएगा आपका, ट्रिपल डैश आई मतलब टी डबल डैश आई इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ कप्पा पी आई। अभिषेक समझ में आ रहा है? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कराना शुरू करिए, कप्पा पी डैश आई प्लस कप्पा डैश पी आई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू कप्पा पी डैश आई का मतलब होता है ट बी आई माइनस कप्पा टी आई प्लस कप्पा डैश पी आई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू, एक्स ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू टी डबल डैश आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कप्पा ट बी आई माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई
प्लस कप्पा डैश पी आई। इक्वेशन नंबर 3, ये एक्स ट्रिपल डैश आई की वैल्यू, ये एक्स डबल डैश आई की वैल्यू, ये एक्स डैश आई की वैल्यू। अब एक्स पे पावर 4 डैश आई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स पे पावर 4 डैश आई इज इक्वल टू टी ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ कप्पा ट बी आई माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई प्लस कप्पा डैश पी आई। हालांकि ये भी हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कराया था जिसमें रो डबल डैश आने लगा था, मतलब कप्पा डबल डैश। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स पे पावर 4 डैश आई इज इक्वल टू, कराइए भाई, चलिए बोलते चलिए, एक सेकेंड, ठीक है चलिए बोलिए। कप्पा डैश ट बी आई प्लस कप्पा ट डैश बी आई प्लस कप्पा ट बी डैश आई माइनस 2 कप्पा कप्पा डैश टी आई माइनस कप्पा स्क्वायर टी डैश आई प्लस कप्पा डबल डैश पी आई प्लस कप्पा डैश बी डैश आई। ठीक है, पी डैश आई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स पे पावर 4 डैश आई इज इक्वल टू टी पे पावर ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू, चलिए बताइए कराइए, कप्पा डैश ट बी आई प्लस कप्पा ट डैश बी आई प्लस कप्पा ट बी डैश आई का मतलब बोलिए, माइनस ट पी आई माइनस 2 कप्पा कप्पा डैश टी आई माइनस कप्पा स्क्वायर टी डैश आई का मतलब कप्पा पी आई प्लस कप्पा डबल डैश पी आई प्लस कप्पा डैश पी आई का वैल्यू बोलिए, ट बी आई माइनस कप्पा टी आई। ठीक है, सॉल्व कराइए। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स पे पावर 4 डैश आई इज इक्वल टू टी ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू, एक काम करिए, पी आई बी आई और टी आई के टर्म्स को एक साथ कर दीजिए। सबसे पहले हम पी आई के टर्म्स को कर रहे हैं। पी आई का टर्म देखेंगे तो एक ये होगा, पी आई का टर्म देखेंगे तो एक ये होगा, पी आई का टर्म देखेंगे तो एक ये होगा, दिख गया। पी आई के टर्म्स को एक साथ कराइए तो आपको मिलेगा, पहले पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं, कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब माइनस कप्पा ट स्क्वायर पी आई, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पी आई का पी आई से डॉट प्रोडक्ट 1, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। उसके बाद टी आई का टर्म देखिए, एक ये है टी आई का, एक टी आई का ये है, माइनस 2 कप्पा कप्पा डैश, ये माइनस कप्पा कप्पा डैश, तो माइनस 3 कप्पा कप्पा डैश ऐड हो जाएगा, माइनस 3 कप्पा कप्पा डैश टी आई प्लस, उसके बाद बी आई के टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, तीनों टर्म्स को कलेक्ट करिए बी आई के, तो आपको मिलेगा पहला कप्पा डैश टा प्लस कप्पा ट डैश प्लस कप्पा डैश टा, 2 टाइम्स हो जाएगा ये आपका बी आई। इसको मान लीजिए 4, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, इतना उतार के छोड़ दीजिए। That
कुछ लिखे हुए हैं यहाँ से। ये नोट करके जब नोट हो जाए तब कैमरा बंद कर